अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें उर्दू नावल टैं टैं फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। ये इस बात से चौथे दिन का जिक्र है। मैं नलके की बोकी ठीक कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा हमसाए में गई हुई थी और अब्बा इत्मीनान से चारपाई के नीचे केलूला फरमा रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। सामने जानी खड़ा था। जानी, मेरा यार। मैंने इसे देखते ही सीने से लगा लिया। परे हट, बड़ा बेवफा है। शरीफा के घर आया और मेरा इंतजार किए बगैर चला गया। अभी अंदर तो आ। मैं इसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। वैसे यार तुझे शर्म आनी चाहिए। सेठ ने तेरे लिए इतना कुछ किया और अब जब सेठ मुसीबत में है तो तू घर में घुसकर बैठ गया है। सेठ मुसीबत में है? क्या हुआ? ज्यादा भोला न बन। जाने ने मुंह बनाया। थाने से भी छूट गया, शरीफा से भी मिल लिया और अभी तक तुझे कुछ भी पता नहीं। जाने तेरे सर की कसम, मुझे कुछ भी पता नहीं। शरीफा ने भी कुछ नहीं बताया। तो सच कह रहा है? जानी ने बेइतबारी से मेरी आंखों में झांका। हाँ, सच कह रहा हूँ। बता भी दो कि बात क्या है। मैं जच हो गया। जानी ने एक तवील सांस ली, फिर ठहर ठहर कर बोला, सेठ ने अपनी सारी जायदाद फहमी के नाम कर दी है। तुम पर 2 दफा लख लानत। ये बात अब खबर नहीं वाकया बन चुकी है। मैंने दांत पीसे। पूरी बात तो सुन लो। टवाना साहब को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और अभी तक तुमसे मिलता हूँ। शरीफा के पास फहमी के घर की तमाम मालूमात हैं और मेरे पास टवाना की। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि शाहरुख ने हांगकांग में ही दूसरी शादी कर ली थी और इसका एक बेटा भी है। फहमी से शादी करने का इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जायदाद हथियाना है। शाहरुख ने सारी बात टवाने को बता दी थी। टवाने ने इसे प्लान समझाया जिसके नतीजे में तुम्हें अस्पताल में सेठ के सामने नकली शाहरुख साबित कर दिया गया। नतीजा साफ जाहिर था। सेठ गुस्से में आ गया, तुम्हें जेल भिजवा दिया और असली शाहरुख को साथ ले गया। लेकिन इसमें टवाने का क्या फायदा है? सारा फायदा ही टवाने का है। जानी मुस्कुराया। मेरा शुमार टवाने के खास मुलाजमों में है। वो मुझसे किसी जाती मामले में शरीक तो नहीं करता, लेकिन जाती बातें मेरी मौजूदगी में कर जरूर लेता है। और मैंने शाहरुख की मौजूदगी में दोनों की बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं जिन्हें तुम सुनोगे तो बैठे बैठे गिर जाओगे। मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। वही बात सुनी नहीं और पहले ही गिर गया। जानी बुखला गया। मैंने कपड़े झाड़े और दोबारा चारपाई पर बैठते हुए इत्मीनान से कहा, मैं हर काम एडवांस करने का आदी हूँ। एडवांस के मामे, इस बार तुम बहुत लेट हो गए हो। क्या मतलब? मतलब ये कि शाहरुख ने फहमी की जायदाद अपने नाम कर ली है और अब फहमी को बताए बगैर हांगकांग अपने बीवी बच्चों के पास जाने की तैयारियों में है। शादी हो गई इनकी? नहीं, इसने शादी 2 हफ्ते तक मुखर कर दी है। तेरे दिए हुए तलाक नामे में कोई गलती है जिसकी वजह से देर हो रही है और इसी बात का फायदा उठाकर शाहरुख फरार होना चाह रहा है क्योंकि वो फहमी से शादी नहीं करना चाहता। और टवाना बड़ा उस्ताद है। इसने शाहरुख को कैद कर लिया है। वो किस लिए? मैं चौंका। इसलिए कि वो शाहरुख से जायदाद के सारे कागज अपने नाम करवाएगा। मैं धक से रह गया। हम गरीबों का दिल ऐसे ही होता है, जो जुल्म करते हैं इनके लिए भी परेशान हो जाता है। टवाना ने बड़ा कामयाब प्लान बनाया था और अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो इसका एक ही मतलब था कि टवाना ने भाई की सारी जायदाद पर सांप बनकर बैठ जाना था। मेरा दिल भर आया। मैंने जानी से कहा, यार जानी, तू किस चीज पर आया है? 11 नंबर पर। जानी ने इत्मीनान से कहा, 11 नंबर? लेकिन इस तरफ तो 11 नंबर नहीं आती। मैं हैरान हुआ। अब 11 नंबर का मतलब है 2 टांगों पर, यानी पैदल। यार तेरी मेहरबानी, चल उठ, सेठ की तरफ चलते हैं। जानी ऐसी उछला जैसे इसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो। सेठ की तरफ? अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, क्यों अपना कीमा करवाएगा? जानी, सेठ और फहमी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन्हें हकीकत से आगाह करूं। वो तो ठीक है, लेकिन तेरी बात का यकीन कौन करेगा? मैं अल्लाह मियाँ की कसम खाकर इन्हें यकीन दिलाऊंगा। मैंने दलील दी और जानी हंस पड़ा। अबे गरीब की कसम पर कौन इतबार करता है? तो फिर तेरे ख्याल में मुझे कैसे यकीन दिलाना चाहिए? जानी जवाब देने की बजाय सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लग गया। हम दोनों बिल्कुल खामोश हो गए थे। इतनी सारी मालूमात होने के बावजूद हम सेठ और फहमी के लिए कुछ भी करने से कासिर थे। मुसीबत ये थी कि सेठ और फहमी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही थी, वरना शायद मैं इन्हें किसी न किसी तरह कायल कर ही लेता। रही बात शाहरुख की, तो मैं इसे किसी खाते में नहीं समझता था। तहाँ मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरे तलाक नामे में कोई गलती मौजूद है जिसकी वजह से अभी तक फहमी को तलाक नहीं हो सकी।
मैं बखूबी समझ सकता था कि वो गलती अंगूठे के अलावा क्या हो सकती है, और यकीनन इस गलती का फरीजा थानेदार ने ही सर अंजाम दिया था। उस रोज जानी 2 घंटे तक मेरे पास मौजूद रहा और इस निटवाने के प्लान की सारी तफसील मुझे सुनाई। मैं मुर्दा दिली से सब सुनता रहा और सिर हिलाता रहा, और मैं कर भी क्या सकता था। 1 हफ्ता मजीद गुजर गया। मैं अंदर ही अंदर सुलगता रहा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत न हुई। इसी दौरान वो कुछ हो गया जो कभी सोचा भी न था। शाम का वक्त था। अब्बा रेडियो कान से लगाए आंख बंद किए खबरें सुन रहे थे। अम्मा हांडी को उल्टा किए उस पर गीली मिट्टी का लेप कर रही थी, और मैं बुनियान शलवार पहने चारपाई की उद्वाइन कस रहा था। मेरा एक पैर चारपाई पर था और उद्वाइन मेरे हाथ में थी। इतने में बाहर किसी रक्शे के रुकने की आवाज आई। मैंने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो रक्षा फोड़ करके हमारी तरफ आता। हाँ, अलबत्ता साइकिल की घंटी की लगातार आवाज आती तो मैं कह सकता था कि मामा शुजात आया है। मैं बदस्तूर अपने काम में मसरूफ रहा और उस वक्त चौंका जब किसी ने दरवाजा पर दस्तक दी। अम्मा ने चौंका दरवाजे की तरफ देखा, फिर मुझे इशारा किया। मैंने उद्वाइन वहीं छोड़ी और कैंची चप्पल पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और आगे बढ़कर झांका। बाहर नजर पड़ते ही मेरे औसान खता हो गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यूं भी हो सकता है। एक लम्हे के लिए तो आंखों पर यकीन न आया। इसी लम्हे अम्मा ने अंदर से आवाज दी, वे कौन है? मैं बोत बना खड़ा था। अम्मा को क्या बताता कि बाहर मेरी बीवी और ससुर आया है। फहमी और सेठ रक्शे से नीचे खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। फहमी की आंखों में बदस्तूर शदीद नफरत थी। आप? मैं बस इतना ही कह सका। अंदर चलो, सेठ ने सख्त लहजे में कहा, और मैं बेइख्तियार आगे से हट गया। सेठ फहमी के लिए अंदर दाखिल हो गया। मैं सख्त उलझन में था। अगर ये कोई नई मुसीबत थी तो यकीनन बहुत बुरे वक्त आई थी। तहाँ मुझे हैरत थी कि सेठ और फहमी अपनी गाड़ी की बजाय रक्शे में क्यों आए हैं। अम्मा ने अपना लेपा वहीं रोका और आंखें फाड़कर सेहन में आ गई। ऐन इसी लम्हे बीबीसी की खबरें खत्म हो गईं और अब्बा ने आंखें खोल ली। घर में 2 अजनबी और खुशपोश लोगों को देखकर इन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तब मैं देख रहा था कि वो फहमी की तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, गालबन पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद आ गया कि शुरू में जब मुझे और अब्बा को थाने ले जाया गया था तो वहाँ अब्बा ने फहमी को देखा था, और बाद में अब्बा को दूसरी दफा भी तो फहमी ने ही गिरफ्तार करवाया था। काका कौन है आप? अम्मा हकलाई। मुझे सेठ खूबसूरत कहते हैं, और ये मेरी बेटी है फहमी, जिसे तुम्हारे बेटे ने निकाह किया था। सेठ ने मेरी तरफ इशारा किया। अम्मा एक लम्हे में सारी कहानी समझ गई। मैं हैरान था कि मोहल्ले भर में लड़ाका खैतून कहलाने वाली अम्मा यकदम भीगी बिल्ली बन गई थी। शायद औलाद पर आने वाली कोई भी तकलीफ माँ बाप को बुज़दिल बना देती है। अच्छा, आप बैठे ना। अम्मा ने चारपाई की तरफ इशारा किया। फहमी तो बदस्तूर मुंह फैलाए सारे घर को नफरत अंगेज निगाहों से देखती हुई खड़ी रही। तहम सेठ ने एक हंकारा भरा और चारपाई पर बैठ गया, और ऐन इसी लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं चारपाई की अदवाइन कस रहा था और अदवाइन अभी खुली हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ करता, सेठ सीधा चारपाई के अंदर गिरा और इसका सर जमीन पर और टांगें आसमानों की तरफ हो गईं। अरे सेठ साहब, मैं जल्दी से लपका। फहमी शदीद गुस्से के आलम में थी। सेठ को मुसीबत में देखकर अब्बा ने जल्दी से रेडियो वापस छापर पे डाला और भाग कर आ गए। मैंने और अब्बा ने बाहिमी शराकत से सेठ को पकड़कर सीधा किया। सेठ का सांस धुनकी की तरह चल रहा था और चेहरे पर शदीद गैस और गजब के आसार थे। तम इसने कुछ कहने से गुरेज किया। माफी चाहता हूँ सेठ साहब, असल में अभी अदवाइन कस ही रहा था कि आप आ गए। तो ये है तुम्हारा घर। सेठ ने बात सुनी अनसुनी की। और ये कौन है? सेठ ने अब्बा की तरफ इशारा किया और मुझे याद आ गया कि अब्बा के हवाले से भी मैं खासा झूठ बोल चुका हूँ। फिर सोचा जब असल झूठ ही खुल चुका है तो ज़मीनी झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। लिहाजा सर झुकाकर कहा, ये मेरे वाले साहब हैं। अबे मेरा नाम गफ्फार है और तू मुझे खाले साहब कहे जा रहा है। अब्बा ने मुझे चुटकी काटी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने वहीं से आवाज़ दी, आ जाओ। जो सूरत अंदर दाखिल हुई, इसे देखकर मैं सेठ की आमद का सारा मकसद समझ गया। थानेदार पूरे तमतराक के साथ अंदर दाखिल हो रहा था। अम्मा तेजी से सेठ के पाँव में गिर गईं। खुदा के लिए सेठ साहब, मेरे बच्चे को थाने न भिजवाना, ये पहले ही बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर चुका है। मैं तेजी से झुका। अम्मा उठ, खड़ी हो जा, तुझे कोई जरूरत नहीं इनके पाँव पड़ने की। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, चलिए, मैंने पूरे एतमाद से कहा। सेठ नीचे झुका और अम्मा को कंधों से पकड़कर उठा लिया। नहीं बहन जी, शर्मिंदा मत कीजिए,
मैं तो आपसे अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। मैं बुरी तरह चौंका। सेठ का लहजा मेरे लिए बिल्कुल नया था। डैडी प्लीज, ये क्या कर रहे हैं? मैं डूब मरूंगी, लेकिन इस मनूस के साथ एक पल भी। तड़ाख! सेठ का लहराता हुआ जोरदार थप्पड़ फहमी के मुंह पर पड़ा और वो चकरा कर नीचे गिरी। मैंने बेइख्तियार इसे बाजू से थाम लिया और घबरा कर फौरन ही छोड़ दिया। सेठ गरजा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें दोस्त बनकर पाला, बेटों जैसा प्यार दिया, मगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी से हर दफा मुझे डांट देने की कोशिश की। याद रखना, दौलतमंद कभी बेवकूफ नहीं होते। मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। तुमने अपनी जिद का नतीजा देख लिया है। जिसे तुम अपना सब कुछ समझती थी, इसने जायदाद अपने नाम करवा ली और अलमदार के साथ मिलकर हमें कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया। अब किस बात का गरूर है तुम्हें? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, और जो रहा है वो इस काबिल नहीं कि इस पर गरूर किया जा सके। सरफराज अगर मुझे सारी हकीकत न बताता तो मैं इस कमाले को शायद मौत के घाट उतरवा देता। सरफराज कौन उल्लू का पट्टा है? फहमी सुर्ख गालों के साथ रोती हुई चलाई। थानेदार ने बुखला कर इधर उधर देखा, फिर तेजी से बोला, बराहे करम तमीज से बात कीजिए। मुझे सरफराज कहते हैं। तुम कमीने जलील दगाबाज। फहमी थानेदार पर पल पड़ी, ताहम सेठ ने इसे एक और थप्पड़ जोड़ दिया। खामोश खड़ी रहो, सारी बात खुल चुकी थी। इस वक्त कमाला ही तुम्हारा असल खाविंद है और अब तुम्हें इसके साथ जिंदगी गुजारना होगी। बहन जी, अपनी बहू को कबूल कीजिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी धूमधाम से रुखसत हो, लेकिन आप मेरे आने को ही इसकी रुखसती समझिए। सेठ की आंखों में आंसू जलमलाने लगे। अम्मा पत्थर हो गई, जबकि अब्बा अम्मा की ओट में हो गए। मेरा दिमाग घूम गया। इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी तब्दीली। खुदा की कसम, मेरा जी चाह रहा था कि बुनियान उतार कर कच्छा पहनकर जोर जोर से ठुमके लगाऊं। ताहम बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल में किया। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, मैं जहर खा लूंगी। फहमी पागल हो गई। यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी? सारी जायदाद, सारे बंगले तो तुम अपने शाहरुख के नाम कर चुकी हो, और उस कमीने ने सब कुछ अलमदार के नाम लिख दिया है। अब हमारा कुछ नहीं रहा बेटी, कुछ भी तो नहीं। सेठ मेरी तरफ मुड़ा। कमाले, मैं तुमसे अपने साबका रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फहमी तुम्हारी बीवी है, तुम अगर चाहो तो इसे कबूल कर सकते हो, लेकिन याद रखना अब हम कंगाल हो चुके हैं। मैं इसे जहेज में कुछ भी देने के काबिल नहीं। नहीं अंकल, मैं तड़प उठा। मैंने दौलत को बहुत करीब से देख लिया है और इस कुर्बत ने मुझे एहसास दिलाया है कि ज्यादा दौलत रिश्ते भुला देती है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको हकीकत का पता चल गया। फहमी ठीक कहती है। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि फहमी जैसी बाशऊर और आला खानदान की लड़की का खाविंद कहला सकूं। हम गरीबों की हैसियत हमेशा मिडल मैन की सी होती है। हम दो दौलतमंद दिलों के माबैन शादी का पुल बन सकते हैं, इनका हिस्सा नहीं। वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं अपनी खुशी के लिए किसी की खुशियां नहीं छीन सकता। फहमी को ले जाइए। तड़ाख! सेठ का एक जनाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा और मेरा जबड़ा तक हिल गया। ये क्यों नहीं कहते कि अब फहमी कंगाल हो चुकी है, इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत नहीं रही। रातों रात दौलतमंद बनने का जो नुस्खा तुम्हारे हाथ आया था, इसे कोई और ले उड़ा। रही बात तुम्हारी जिंदगी की, तो तुम जैसे हवस परस्त लोग इतनी जल्दी नहीं मरा करते। तुम्हारी रिपोर्ट गलत थी। किसी और की रिपोर्ट गलती से तुम्हारी लिफाफे में आ गई थी। मैं मुकम्मल तहकीक कर चुका हूँ। मैं महवत रह गया। किस्मत आज की तारीख में मुझ पर इतने बड़े एहसानात करेगी, ये तो मेरे वहम गुमान में भी ना था। सेठ की बातों ने मुझे हिला कर रख दिया था। मैंने बुनियान से अपने दांतों से आने वाला खून साफ किया और कहा, सेठ साहब, मैं न कभी आपकी दौलत का तलबगार था और ना अब हूँ। मुझे फहमी का साथ मंजूर है, लेकिन अगर फहमी ही ना चाहे तो। सेठ के चेहरे पर बेपाया खुशी रक्स करने लगी। फहमी की जुरात नहीं कि वो इनकार करे, और अगर ये इनकार करे तो तुम्हें पूरा हक है कि मार मार कर इसकी तबीयत दुरुस्त कर दो। अम्मा तेजी से आगे बढ़ी और मिट्टी से लुथड़े हाथ से ही फहमी को सीने से लगा लिया। इस नामुराद की क्या जुरात कि ये मेरी बहू पर हाथ उठाए। गंदे नाले में न बंद करवा दूंगी। फहमी बादल न खास्ता अम्मा के सीने से लगी हुई बुरे बुरे मुंह बना रही थी और मैं होनक बना खड़ा था। लेकिन सेठ साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम मेहनत करो और अपने पांव पर खुद खड़े होने की कोशिश करो। चाहो तो मैं तुम्हें किसी फिल्म में काम भी दिलवा सकता हूँ। बाबरा शरीफ के साथ हीरो कास्ट करूंगा। बाबरा शरीफ को जानते हो? क्यों नहीं जी, वो अबू जहबी वाली ना। सेठ जल्दी से खुंकार कर बोला, नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान वाली बाबरा शरीफ की बात कर रहा हूँ। फिर वो अम्मा की तरफ मुड़ा। अच्छा बहन जी,
मैं चलता हूँ। अब फहमी आपकी बहू है। इसने सारी जिंदगी माँ का प्यार नहीं देखा। इसे दिखाइए कि माँ कैसी होती है। खुदा हाफिज। डैडी। फहमी पीछे लपकी, लेकिन सेठ ने इतने जोर से घूर कर देखा कि मजीद एक कदम भी आगे ना बढ़ा सकी। सेठ तेजी से बाहर निकल गया। मैं तेजी से थानेदार के पास आया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, ताहम मेरे बोलने से पहले ही थानेदार ने मुस्कुराकर सरगोशी की। अलमदार को सेठ के कत्ल की कोशिश और फराड के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शाहरुख पहली फ्लाइट से हांगकांग फरार हो गया है। और एक अहम खबर यह है कि सेठ ने सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लिया है, वरना इसकी दौलत वैसी की वैसी महफूज है। उसने जायदाद के तमाम कागजात पर गलत दस्तखत किए थे। अम्मा ने फहमी के लिए खास तौर से नया सुर्ख जोड़ा बनवाया, मेहंदी लगाई, बलाएं ली, सदका उतारा। अलबत्ता अब्बा मुसलसल नाराज थे। इनका कहना था कि लड़के के पास जब कोई दौलत ही नहीं रही तो खामखा मैंने क्यों इसे कबूल कर लिया। ताहम अम्मा का रवैया ऐसा था कि मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो फहमी पर वारी वारी जा रही थी। ये वही अम्मा थी जिन्होंने हमेशा मेरे लिए दौलतमंद लड़की की ख्वाब देखे थे, लेकिन शायद वो भी अंदर से प्यार को तरसी हुई थी, इसीलिए फहमी को माँ का पूरा पूरा प्यार दे रही थी। फहमी को हमारे घर में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। सेठ ने इस दौरान एक दफा भी फहमी की खैर खैरियत दरियाफ्त नहीं की। फहमी की बदतमीजी इंतहा को पहुंची हुई थी। वो लगभग 6 दफा खाने के बर्तन तोड़ चुकी थी, बार बार चिल्लाती और मुझे देखते ही खूनखार बिल्ली की तरह मारने को दौड़ती। ताहम अम्मा का रवैया बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। हर बार जैसे ही फहमी चिल्लाती या कोई बर्तन तोड़ती, वो जल्दी से ठंडे पानी का गिलास लेकर इसके पास आ जाती। मेरा दिल चाहता कि फहमी को ऐसा थप्पड़ लगाऊं कि सारी जिंदगी याद करे, लेकिन शायद अम्मा मेरा मूड भांप लेती थी, इसीलिए पहले दिन से उन्होंने मेरा बिस्तर फहमी के कमरे की बजाय सहन में लगवा दिया। अब्बा ये सूरत हाल देख देख कर बुरे बुरे मुंह बनाते रहते, ताहम फहमी से उलझने की इनकी हिम्मत न थी। एक दिन फहमी ने गुस्से में आकर चाय का कप इतने जोर से जमीन पर मारा कि इसकी किरचियां अम्मा के पांव पर लगी और खून निकलने लगा। मैं भी काबू हो गया और फहमी के बाल पकड़ लिए। तुम बहुत बदतमीज हो, मैं चिल्लाया। शट अप गंदे कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाल पकड़ने की? फहमी चिल्लाई। अम्मा तेजी से आगे बढ़ी। छोड़ कमाले, छोड़ इसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ये ऐसे नहीं बाज आएगी, मैं कहती हूँ छोड़ इसे। अम्मा ने एक झटके से मेरा बाजू खींच लिया। फहमी जोर जोर से रोने लगी। तुम लोग लालची हो, सारे मर्द कमीने होते हैं, खुदगर्ज, बेगैरत। वो हिचकियां लेने लगी। बेख्तियार मेरा दिल भर आया। मैं इसे सीने से लगाकर दिलासा देना चाहता था, लेकिन सामने अब्बा मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, लिहाजा मैं सर झटक कर घर से निकल गया। रात काफी बीत चुकी थी और मैं बला मकसद गलियों में घूमता फिर रहा था। फहमी मुझे मिल तो गई थी, लेकिन क्या इसे मिलना कहते हैं? मैं तो पहले ही सेठ को कह चुका था कि फहमी हमारे माहौल में नहीं रह सकेगी, लेकिन इसने जबरदस्ती फहमी को हमारे घर रहने पर मजबूर कर दिया था। मेरा दिल खासा खट्टा हो चुका था। मैं बीवी की खातिर माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अम्मा भी तो अजीब सी हो गई थी। पहले बात बात पर लड़ती थी, लेकिन जब से फहमी आई थी कुछ ज्यादा ही नरम हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि आज फहमी से हतमी बात करके रहूंगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं कौन होता हूँ इसे बांध कर रखने वाला। ये सोचते ही मैं घर की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर पहुंचा तो चौंक उठा, ताला लगा हुआ था। यकीनन कोई नई अफ्ताद आन पड़ी थी। मैंने जल्दी से हमसायों का दरवाजा खटखटाया और सूरत हाल मालूम की। हकीकत का सुनते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। हमसाये ने बताया कि घर वाले अस्पताल गए हैं। मैं दीवाना वार अस्पताल की तरफ दौड़ा। मैंने सोच लिया था कि अगर फहमी की वजह से अम्मा को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसे जरूर तलाक ही नहीं दूंगा, बल्कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अस्पताल पहुंचते ही मैंने इमरजेंसी वार्ड का पूछा और उधर लपका। वहां पहुंचते ही मुझे हैरत का एक और झटका लगा। अम्मा अस्पताल के नंगे फर्श पर सजदे में गिरी दुआएं मांग रही थी। मैं समझ गया कि फहमी ने अम्मा की बजाय अब्बा को तकलीफ पहुंचाई है। मैं तेजी से अम्मा की तरफ लपका। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अब्बा किधर हैं? अम्मा ने आंसुओं भरा चेहरा ऊपर उठाया और रोते हुए बोली, बाप को छोड़, मेरी बहू की खबर ले। फहमी, क्या हुआ फहमी को? मैं चौंका। इसने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली थी और जिंदगी और मौत की कशमकश में पड़ी है। अम्मा के आंसू ढलक पड़े। ओह मेरे खुदाया, फहमी इस हद तक चली जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी न था।
इतने में इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक नर्स तेजी से अम्मा की तरफ बढ़ी। बीबी जल्दी से ओ पॉजिटिव खून का बंदोबस्त करो 1 घंटे के अंदर, वरना मरीजा की जान भी जा सकती है। अम्मा घबरा गईं। कमाले कुछ कर, कहीं से खून ले आ, बेशक मेरा निकाल ले, लेकिन मेरी बहू को बचा ले। मैंने आओ देखा न ताओ तेजी से उठा और बाहर की तरफ भागा। अस्पताल के कॉरिडोर में बहुत से लोग आ जा रहे थे। मैं बारी बारी सबसे खून के लिए मिन्नतें करने लगा, लेकिन शायद किस्मत आज फिर मेरे खिलाफ जा रही थी। ओ पॉजिटिव ग्रुप कहीं से नहीं मिल रहा था। मैंने अस्पताल के ब्लड बैंक से भी मालूम किया, लेकिन वहां भी इस ग्रुप का खून नहीं मिल सका। मैंने अपना खून चेक करवाया तो वो बी पॉजिटिव निकला। मैं अपना सारा खून देकर भी ओ पॉजिटिव खून ले लेना चाहता था, लेकिन टक्करें मारने के बावजूद भी खून का इंतजाम न हो सका। मुझे और तो कुछ न सूझा। मैं जल्दी से जानी की तरफ भागा। जानी शरीफा के घर में ही था। मुझे बदहवास देखकर दोनों चौंक गए। जानी फहमी की जान खतरे में है, इसे ओ पॉजिटिव खून की जरूरत है। मेरा खून चलेगा? जानी ने तेजी से पूछा। तुम्हारा ग्रुप ओ पॉजिटिव है? ये तो पता नहीं। चलो तुम दोनों साथ आ जाओ, चेक करवाने में क्या हर्ज है, लेकिन खुदा के लिए जल्दी करो, डॉक्टर ने 1 घंटे का टाइम दिया है। फहमी को हुआ क्या है? शरीफा बोली। इसने खुदकशी की कोशिश की है। मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू जब्त किए। कमाले, यार सेठ को तो इत्तला कर देनी थी। ओह, मैं चौंका। इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। तुम अस्पताल पहुंचो, मैं सेठ को फोन करके आता हूँ। शरीफा और जानी तकरीबन भागते हुए निकल गए। मैंने जल्दी से पीसीओ का रुख किया। सेठ ये खबर सुनते ही सकते में आ गया। मैंने फौरी तौर पर इसे अस्पताल पहुंचने की ताकीद की और खुद भी इधर लपका। जिस वक्त मैं अस्पताल पहुंचा वहां शरीफा, जानी और सेठ भी पहुंच चुके थे। जानी तेजी से मेरी तरफ लपका। वही कमाले, मैंने चेक करवाया है, शरीफा का खून ओ पॉजिटिव है। मैं उछल पड़ा। शरीफा, खुदा के लिए मेरी फहमी को बचा लो। शरीफा सीना तान कर आगे बढ़ी। ले चल जहां ले जाना है और निकाल जितना खून निकालना है। अभी इसकी बात अधूरी ही थी कि वार्ड का दरवाजा खुला और नर्स बाहर आई। हम सब इसकी तरफ लपके। खून का बंदोबस्त हो गया है, मैंने जल्दी से कहा। अब इसकी जरूरत नहीं रही। नर्स ने कहा, खून मिल गया था, अब मरीजा की हालत खतरे से बाहर है। मैं हक्का बक्का रह गया। अम्मा फरते मुसरत से रोते हुए मुझ से लिपट गई। शरीफा और जानी के चेहरे खिल उठे। सेठ ने कप कपाते हुए मुझे सीने से लगा लिया। मालूम नहीं वो कौन था जिसने फहमी को अपना खून देकर नई जिंदगी दी थी। 3 घंटे बाद जब हमें फहमी से मिलने की इजाजत दी गई तो हम सब दीवाना वार्ड में दाखिल हो गए। फहमी होश में थी, ताम इसके चेहरे से नकाहत जाहिर हो रही थी। सेठ को देखते ही इसकी आंखों में आंसू उबल पड़े, ताम इसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। डैडी, आप ना आते तो मैं मर चुकी होती। सेठ ने फहमी का सर अपनी गोद में रखा और गहरा सांस लेकर बोला, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इन्हीं लोगों ने किया है। मेरे लिए खून का बंदोबस्त आपने नहीं किया। फहमी चौंकी। नहीं बेटे, मुझे तो अभी खबर मिली है। पता नहीं वो कौन फरिश्ता है जिसने तुम्हें एक वक्त में 3 बोतलें खून दिया है। इतने में नर्स कमरे में दाखिल हुई। प्लीज जल्दी से ओ पॉजिटिव ग्रुप की एक और बोतल का अरेंज कीजिए। जिस शख्स ने आपकी मरीजा को खून दिया है, इसकी अपनी हालत खतरे में है। शरीफा तेजी से आगे बढ़ी। मेरा खून यही है, आओ मेरे साथ। नर्स इसे लेकर तेजी से बाहर निकल गई। हम सब जो पहले फहमी के लिए दुआ कर रहे थे, अब उस हमदर्द के लिए हाथ उठाए हुए थे जिसने फहमी की जिंदगी बचाई थी। 2 घंटे बाद हमें एक और खुशखबरी सुनने को मिली कि हमारे हमदर्द की जान भी अब खतरे से बाहर है। फहमी ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने मोहसिन को देखना चाहती है, ताहम डॉक्टर्स ने इसे उठने से मना कर दिया। डॉक्टर, मैं उस अजीम इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी को बचाया है, आइए मेरे साथ। डॉक्टर हमें साथ लिए आगे बढ़ गया। अस्पताल के मुख्तलिफ कमरों से होते हुए हम ब्लड डिपार्टमेंट में पहुंचे और जैसे ही बेड पर पड़े हुए हमारे हमदर्द पर नजर पड़ी, सब हैरत से उछल पड़े। हमारा हमदर्द होश में था। सेठ तेजी से आगे बढ़ा। आपने मेरी बेटी को खून दिया है। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। यू आर वेरी चीप। आप बहुत अजीम हैं। नहीं, मैं यतीम नहीं हूँ। कमजोर सी आवाज आई और मैंने रोते हुए आगे बढ़कर अब्बा को सीने से लगा लिया। अम्मा इनके पैरों में बैठ गईं। मेरी सुहाग रात 18 जून को मुनक्किद हुई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फहमी घूंघट निकाले, सिमटी सिमटाई, टूटी हुई मसहरी पर बैठी थी। इस मसहरी को बैलेंस करने के लिए मैंने 1 दिन पहले ही टूटे हुए पाए के नीचे 4 ईंटें नीचे रख दी थीं।
मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पसीने पसीने हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। पहली पहली शादी का यही नुकसान होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ताहम मैंने अदाकार लहरी की फिल्म का एक डायलॉग दिल में दोहराया और करीब आकर बड़ी लजाजत से कहा, अस्सलामु अलैकुम, मेरी आपसे शादी हुई है और मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। घूंघट में खामोशी रही। मैंने आहिस्ता से इसका घूंघट उठाया और देखता ही रह गया। फहमी 14वीं का चांद लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा तोहफा दे दिया है। मैं काफ़ी अरसे से इसका खाविंद था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि खाविंद बनने की हकीकी खुशी क्या होती है। मैंने सोचा बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ अंग्रेज़ी में करना चाहिए ताकि ज़रा अच्छा असर पड़े। लिहाजा स्पेलिंग याद करते हुए कहा, आई लव यू। कुछ देर खामोशी रही। फिर फहमी ने घूर कर मेरी तरफ देखा और कुछ देर घूरती रही। मैं बुखला गया और फिर कहा आई लव यू। इसने पूरी संजीदगी से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई और मेरी नाक पर चुटकी काट कर बोली, आई लव यू टू। मैंने नारा मस्ताना लगाया और जोर से उछल कर कहा, आई लव यू 3। एन इसी लम्हे खड़खड़ की आवाज़ आई। मसहरी के पावे के नीचे रखी ईंटें जोर से हिली और मसहरी पटाख से ज़मीन पोस हो गई।